बीच वही जो पुराना नक्शा विवाद था उसको दोबारा स्टार्ट हो गया है। एक्चुअल गवर्नमेंट पे इस चीज़ का डिसीजंस के असर गवर्नमेंट पे जरूर देखे जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पे भी इसका काफ़ी असर देखा जाता है। नेपाल पहले तो मोनार्की था, यहाँ राजतंत्र हुआ करता था, बाद में नेपाल में कभी लोकतंत्र आया, फिर चेंजिंग होती गई, फिर संविधान बना, कई सारी चीज़ें हुई। नेपाल में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, जैसे बिहार में है ना, 3 बड़ी पार्टियां हैं बिहार में, तो कभी इधर से उधर होते रहता है, वैसे ही नेपाल में भी सेम है कंडीशन है। अब नेपाल में इन 3 नेता लोग को पहचानिए यहाँ पर। ये हमारे शेर बहादुर दहुआ साहब, ये इंडिया के फेवर में, मतलब इनके साथ रहते तो इंडिया से रिलेशन ठीक रहता है। और ये हमारे केपी शर्मा ओली साहब है, केपी शर्मा ओली, ये चाइना का फेवर करते हैं ज़्यादा। इनका है पूरा चाइना, प्रो चाइना है, ये प्रो इंडिया है दहुआ साहब। अब ना ये पूर्ण बहुमत से बना सकते हैं ना ये पूर्ण बहुमत से बना सकते हैं, तो इनके साथ किसी ना किसी एक गठबंधन की सरकार बनती है। तो गठबंधन में आ जाते हैं प्रचंड साहब। अब प्रचंड साहब की सरकार चल रही थी दहुआ साहब के साथ मिलकर गठबंधन में, तो इंडिया से रिलेशन ठीक ठाक थे। अभी यहाँ से गठबंधन टूट के प्रचंड साहब की गठबंधन हो गई है केपी शर्मा ओली साहब के साथ, तो अभी वो प्रो चाइना होते जा रहे हैं लोग। तो ओली साहब शुरुआत से ही प्रो चाइना है। आखिर इसके बीच में ये भूमि विवाद क्या है, और ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट इसको ना एक वहां पर अमूमन लोकतंत्र की एक खराबी क्या होती है कि जब दो, एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जब भेदभाव होता है, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में तो कई तरह की गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी चलती है। वहाँ पे क्या है ना कि नेपाली की मेजॉरिटी है और माइनॉरिटी में वहाँ मधेसियाँ हैं। तो ये ओली साहब का है कि मधेसियों को मतलब भाई ये बाहर के हैं, ये है वो है, ऐसे करके, ताकि मतलब एक अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है चुनाव जीतने की यहाँ पर। तो जैसे भारत में कभी जातिवाद काम करता है, कभी माइनॉरिटी मेजॉरिटी काम करता है, कभी क्षेत्रवाद काम करता है, तो जिसको जैसे मन उसी तरह से वो जीतना चाहते हैं। तो ओली साहब का क्या है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट से वो जीतना चाहते हैं। कई बार वो एक बार बोले थे कि इंडियन कोरोना ज़्यादा खतरनाक है, कभी बोलते हैं राम जी हमारे यहाँ जन्म लिए थे, कई ऐसी ऐसी उटपटा चीजें थी, काफी दरारें आ गई थी रिश्ते। अभी मालदीव में देखिए मोइजू की सरकार आई है, बिना मतलब वो हल्ला कर रहा है वहाँ मोइजू कि इंडिया आउट, अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हम लोग समझते हैं कि अंग्रेज जब थे तो वो नेपाल के साथ युद्ध किए और एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ, और यह युद्ध की समाप्ति 1816 के सुगौली के संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था। अब ये संधि में क्या क्या चीजें थी इसको हम लोग समझ जाते हैं। देखिए, सुगौली की संधि में यह था कि डिसाइड किया गया कि पूरब साइड में मेची नदी जो होगी वह सीमा बनाएगी नेपाल की, यहाँ मेची नदी, और इस साइड में महाकाली नदी सीमा बनाएगी। सुगौली की संधि हो गई 1816 में। यहाँ पे ये सब चीजें तो ठीक था यहाँ पे, बट यहाँ एक ऐसा एरिया था जिसको लेकर नेपाल कहता है कि ये एरिया इस रेखा के उधर चला गया है, वो मेरा है यहाँ पर। इसलिए आप नेपाल के ओल्ड मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ किसी भी तरह की कोई मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वही एरिया यहाँ देखिएगा तो हल्का एक निकला हुआ एरिया दिखेगा, जबकि वो एरिया यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगा। वही लिम्पियाधुरा, काला पानी और लेपुलेख है, उसको हम लोग समझते हैं ये एरिया कहाँ आता है, तो नेपाल और उत्तराखंड राज्य के बीच में आएगा, उत्तराखंड के पास। इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ विवाद है, तो ये ही एरिया, ये जो हल्का सा नोक निकला हुआ है ना उत्तराखंड में, यही वाला एरिया है। तो देखिए ये उत्तराखंड का इधर हो गया, ये नेपाल हो गया। महाकाली नदी जो है वो 2 धाराओं से मिलकर बनती है वहां पर, उसकी एक शाखा निकलती है लिम्पियाधुरा से जो पतली शाखा है, सॉरी लेपुलेख से निकलती है जो पतली शाखा है, ये वाला शाखा पतली शाखा है। और इसी महाकाली नदी की एक शाखा निकलती है लिम्पियाधुरा से, और ये मिलके बना लेती है महाकाली नदी यहाँ पर मिलके। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि अगर इसका उद्गम स्थल लेपुलेख माना जाएगा तो ये पूरा एरिया भारत का हो जाएगा, लेकिन अगर इसी महाकाली नदी का उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा को माना जाएगा तो ये एरिया नेपाल को चला जाएगा। यानी भारत और नेपाल के बीच में डिसाइड करेगी नदी कि किसके पास ये नदी है। तो देखिए ध्यान से, तो ये वाला अभी वर्तमान में भारत इसे मान रहा है। 1816 में जब सुगौली की संधि हुई थी तो अंग्रेजों ने लिम्पियाधुरा वाली इस नदी को कहा था कि ये वाला बॉर्डर रहेगा। तो 1816 में जनसंख्या भी नहीं थी, यहाँ कोई रहता भी नहीं था, लेकिन यहाँ से चीन से व्यापार करना इजी था। तो अंग्रेजों ने 1816 के बाद 1860 में इसका नक्शा में इसको माना, तो लेपुलेख को माना 1816 में यहाँ पर, तो ये वाले एरिया को माना। तो इसके इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तत्कालीन हो गई, इधर नेपाल हो गया। उस समय नेपाल ने न इस पे कोई आपत्ति जताई, ना इस पे कोई आपत्ति जताई।
100 साल तक कोई आपत्ति नहीं जताया गया। अब नेपाल का क्या कहना है कि ये लेपुलेख से ये नदी जो है इसका ओरिजिन हम नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि ये महाकाली नदी का ओरिजिन ये लिम्पियाधुरा से होता है। अब अगर इसे नेपाल मान लेगा लिम्पियाधुरा से हो रहा है, तो लिम्पियाधुरा बीच में एक जगह पड़ता है काला पानी और ये जगह पड़ता है आपका लेपुलेख। तो लिम्पियाधुरा, काला पानी, लेपुलेख, ये पूरा एरिया जो है ये एरिया नेपाल को चला जाएगा। अब इसको ओली साहब राष्ट्रीय मुद्दा बना के चुनाव में कुछ फायदा चाहते हैं। लोकतंत्र की एक ये खराबी हो जाती है ना कि इलेक्शन जो होता है, पार्टी पॉलिटिक्स हमेशा से देश के ऊपर में अनमेच्योर देशों में देखा गया। जैसे इंडिया में भी देखिएगा ना, तो इलेक्शन में ना 140 करोड़ लोग रहेंगे यहाँ पे भारत में, कोई तारीफ कर रहा है किसी एक पार्टी की, बुराई कर रहा है